नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा के जो हमारी परीक्षा होने वाली है उसके लिए वेरी आईएमपी महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके संपूर्ण हल सहित जो खाली स्थान पूछे जाने हैं इस वीडियो के माध्यम से सभी खाली स्थान जो परीक्षा में आने ही वाले हैं उन सभी प्रश्नों के हल भी आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए ये यहाँ पे दिए गए हैं सभी जो हमारे खाली स्थान हैं। इन खाली स्थानों को हम यहाँ से देखते हैं और सभी को आप यदि एक बार अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो निश्चित ही पूरा पेपर आपसे परीक्षा में हल करते बन जाएगा। यहाँ देखिए रिक्त स्थान जो दिए आएंगे आपके लिए उनको आप एक बार अच्छे से पूरी गणित के ये देखें जो परीक्षा में आने वाले हैं इनको आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिए और इनको पढ़ लीजिए। किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता एक होती है, ऐसा एक लिख दीजिए या एड़ी की एक का एक ऐसा लिख दीजिए। ठीक, 4 पर ऋण 3 की घात का मान होता है 1/4 पर धन 3 की घात। ऋण 3 की घात लगी है तो घातांक के नियम से बटे में जाकर के घात धन की बन जाएगी। वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। यह बिल्कुल सही। 48/15 इसका मानक रूप बताइए तो यह होता है 16/5, यानी हम इसको 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 से ये काटिए, 3 एकम 3 बचेगी 1, हो जाएंगे 18 और 3 6 18, यानी 16/5 ये हमारा यहाँ पे खाली स्थान भर जाएगा कि 16/5 इसका उत्तर होगा। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत जो होता है इस प्रकार से बनता है, सीधा आयत होता है। ये आयत के जो विकर्ण रहते हैं ये विकर्ण ये बराबर होते हैं। ठीक है ना, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। बस ये हमें इसका उत्तर लिख देना है, प्रश्न खाली स्थान को भरना है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक प्रश्न 7, इसमें दिया है कि घन का आयतन होता है तो घन का आयतन भुजा का घन, ऐसा भुजा लिख देना है, भुजा और इस पर 3 की घात लगा देना है, भुजा का घन। 70 अंश का संपूरक कोण, क्योंकि संपूरक कोण जो होते हैं 180 मानी कोण जो होते हैं मिलकर के दो कोण 180 का बनाते हैं। तो 180 में से यदि हम 70 घटा देते हैं, 180 में से कितने घटाना? 70, तो हमारे पास कितना बचेगा? 110 अंश। तो 70 अंश का संपूरक कोण होता है 110 अंश। ठीक, ये पूरक और संपूरक की बात है। पूरक 90 में होता है, संपूरक 180 में होता है। तो 70 दिया गया है, दूसरा कोण 110 अंश का होगा। संख्या 96 का बीजांक है, बीजांक है यानी 9 और 6 को जोड़ दीजिए, 9 और 6 होते हैं 15, 15 में 1 और 5 को भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा उत्तर 6। तो 96 का बीजांक कितना होगा? 6 है। ठीक, इस प्रकार से हमें 96 का बीजांक लिखना है। विषम प्राकृत संख्याओं के घन, अब यदि हम कोई भी विषम प्राकृत संख्या है उसका घन करते हैं तो संख्या विषम ही निकलती है। क्या निकलेगी? विषम। तो विषम प्राकृत संख्याओं का घन होता है विषम। ठीक, ये विषम भर देना है। अगला प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखें, प्रश्न दिया गया है 11वां और 11वें प्रश्न में दिया है जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर हों उसे त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं? समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज होगा? यहाँ पर हम भर देंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु ऐसा भर दीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे होते हैं दो बराबर भुजाएं, ये मान लीजिए दो भुजाएं बराबर हैं तो यह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें, इसका दिया गया है लाभ बराबर। 12वें प्रश्न को पढ़िएगा, इसमें दिया है कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये भरना है यहाँ पर क्रय मूल्य, ये भर दीजिए क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यह हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 13 है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या y है तथा ऊंचाई h है, उसका आयतन होगा। कितना होगा भाई उसका आयतन? आयतन का जो सूत्र होता है हमें सूत्र लगा देना है और सूत्र में आ जाएगा पाई बाय आर की जगह जो त्रिज्या है बाई दी गई है तो बाई का वर्ग और h, पाई बाई का वर्ग
एच ये आयतन हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक देखें, यहाँ पर दिया गया है कि संख्याओं पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक बताना है। तो गुणात्मक तत्समक एक होता है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, यानी एक का हम किसी संख्या में गुणा करें कोई भी पूर्ण संख्या में तो हमें एक मिलता है, जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उनमें। अगला प्रश्न क्रमांक दिया गया है, यहाँ पर देखिए 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि ना तो धनात्मक परिमेय संख्या ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या होती है जो ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। तो शून्य, क्या लिख देना है यहाँ पर, हम भर देंगे शून्य। क्या भरेंगे, शून्य। शून्य तो जानते हैं, ऐसा कोष्टक में शून्य भी बना दें। शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। शून्य एक ऐसी संख्या होती है जो ना धनात्मक होती है और ना ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या भरना है, शून्य भर देना। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज आपने देखा होगा, तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बनता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज है और इसके दो आसन्न कोण ये और ये दोनों कोण दोनों संपूरक होते हैं, माने दोनों का योग 180 अंश होता है और 180 अंश कोण को संपूरक बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण यहाँ भर देना है संपूरक। संपूरक होते हैं, ऐसा संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को, अब वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ भर देना है समकोण। क्या भरना है, समकोण। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जहाँ समकोण यानी 90 अंश बनता है वहाँ ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक। इसको आप यहाँ पे लिख दें। और 18वां प्रश्न में देखिए दिया है ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग। ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं उनके वर्ग, ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग हमेशा धनात्मक होते हैं, सदैव धनात्मक। तो यहाँ लिख देना है धनात्मक ही होते हैं, ठीक। कोई भी ऋणात्मक संख्या हो यदि उस पर वर्ग लगाया जाता है तो वह संख्या धन की हो जाती है। अब वर्गमूल वर्ग की खाली स्थान संक्रिया है। तो वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, ठीक है। वर्गमूल उसका प्रतिलोम माने उसका उल्टा होता है, प्रतिलोम संक्रिया है, ये भरना है यहाँ पर प्रतिलोम संक्रिया। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, बस ये रट लेना है। तो ऐसी प्रकार से इसमें है तो ये सभी खाली स्थान हो जाएंगे आपके, ठीक। आसन्न कोण यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण बताए हैं ये यहाँ पे आप भर दोगे कि ये समपूरक, इस प्रकार से मैंने अभी बताए भी हैं, फिर से इनको भर लीजिए। एक दूसरे को किस पर होते हैं, ये समकोण पर। समकोण पर यहाँ समकोण आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खाली स्थान भर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 20वां। इसमें है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अंक 3 बार आता है, प्रत्येक अंक 3 बार आता है तो वह संख्या खाली स्थान होती है, वह होती है पूर्ण धन संख्या होती। पूर्ण घन यहाँ पे लिख देना है, क्या होती है, पूर्ण घन संख्या होती है। इस प्रकार से यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अंक 3 बार आता है, यदि गुणनखंड में ऐसे आ जाए 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 4 × 4 × इस प्रकार की संख्या आती है तो पूर्ण घन संख्या मानी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, वह पूर्ण घन संख्या होगी। चलिए ठीक। अब आगे देखें अगला प्रश्न क्रमांक 21वां भी दिया गया है कि निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने वाली प्राप्त धन राशि को मिश्र धन कहते हैं। ये देखिए प्रश्न 21वां, निश्चित समय के बाद, जब कोई निश्चित समय उसका मूलधन तथा ब्याज अब दोनों को जोड़ने पर जो धन राशि होती है उसको क्या कहते हैं, उसको मिश्र धन कहा जाता है। तो इस खाली स्थान में यहाँ पर लिख दीजिए मिश्र धन। इस प्रकार से मिश्र धन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, ठीक। आगे देखें अगला प्रश्न क्रमांक जो इसमें दिया गया है इसका है कि
22वां 20% बट्टे से 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य खाली स्थान होगा। अब 100 रुपया किसी वस्तु पर मूल्य डले हुए हैं, उसका 20%, तो 100 का 20% 20 रुपया होगा। कितना हो जाएगा? 20 रुपया। अब 100 में से 20 घटा देंगे तो कितने का हो जाएगा? बिकी कितने में वस्तु? 100 में से 20 घटा दीजिए तो 80 आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? 80। 100 में से 20 घटाना है तो 80 उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भर दीजिए उसका विक्रय मूल्य 80 रुपया होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर भर लीजिए। यहाँ पर हमें क्या भरना है? 80 रुपया। ठीक, 80 रुपया होगा उस राशि का विक्रय मूल्य जिस पर 20% की क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 23। 23वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 23वें प्रश्न को आप यहाँ पर देखें। ए गुणित ऋण ए पर 2 की घात गुणित ए पर 3 की घात का मान होगा। अब इसका मान कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पर हम जानते हैं घातांक के नियम से कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ ऋण ए पर 2 की घात लगी है तो इसको और समझ लीजिए कि यदि ऋण ए पर 2 की घात लगी है तो ऋण ए गुणित ऋण ए यानी बराबर आ जाता है धन ए पर 2 की घात। तो ये धन ए पर 2 की घात है, तो ये 2 की घात और ये 2 की घात, ये 3 की घात, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका मान हो जाएगा ए पर 6 की घात। इस प्रकार से इसका उत्तर हमें धन की होगी, धन ए पर 6 की घात। ठीक, ये लिखना है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 24। 24वें प्रश्न में देखिए क्या भरना है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 3x 5y है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो 3x और 5y का आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो हम कर देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई के हिसाब से 3x और 5y, 5 3 15 x और y, तो यहाँ आ जाएगा 15xy होगा। ठीक, ये यहाँ पे भर देना है। चलो आगे देखो अगला प्रश्न क्रमांक 25। 25वें प्रश्न में इसमें दिया गया है कि एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर हमेशा एक पदी व्यंजक प्राप्त होता। क्या लिखना है यहाँ पर? एक पदी, बस ये भर देना। एक पदी का गुणा करेंगे एक पदी में तो एक पदी व्यंजक प्राप्त होगा। ठीक, किसी बर्तन में भरी हुई वस्तु की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। क्या? धारिता। यह भर देना यहाँ पर कि ये किसी बर्तन में भरी हुई वस्तु की मात्रा, उस मात्रा को उस वस्तु की धारिता कहते हैं, तो उस वस्तु की धारिता कहलाती है। एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। त्रिविमीय जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयतन के बराबर वह वस्तु जगह घेरती है, तो यहाँ आयतन भर देना है। ऋण 5 पर ऋण 4 की घात गुणित ऋण 5 पर 2 की घात, इसको यदि हम हल करते हैं तो ऋण 5 पर गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, तो यहाँ ऋण 4 होगा, यहाँ धन 2 होगा। ऋण 4 में से धन 2 घटा देंगे तो 5 पर ऋण 2 की घात बच जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 5 पर ऋण 2 की घात। ये इसका उत्तर होगा। ऋण 5 पर ऋण 2 की घात, इसको गुणा करेंगे तो ये उत्तर आएगा। ये खाली स्थान में भरना है। वर्ग की भुजा की लंबाई वर्ग के परिमाप का खाली स्थान होती है। वर्ग की भुजा की लंबाई हमें लिख देना है कितनी होती है? वर्ग की भुजा की लंबाई वर्ग के परिमाप। अब वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस प्रकार से ऐसे ऐसा रहता है वर्ग। ये वर्ग का परिमाप है और एक भुजा उसकी 1/4 के बराबर होगी, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 या 1/4, 1/4 ऐसा 1/4 होती है। वर्ग की भुजा वर्ग की परिमाप का 1/4 होती है। भुजा पूछी गई है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 30। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित जब संख्या हो जाती है तो वह उसका भाजक कहलाती है। क्या कहलाती है? भाजक। जिसका हम भाग देते हैं वह भाजक है। ठीक है, और उससे वह पूर्ण विभाजित हो जाती है, वही संख्या भाजक है। तो यहाँ पे भाजक भर देना है। तो इस प्रकार से 1 से 30 तक के ये यदि पूरे सही खाली स्थान आप यदि अच्छे से एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आपसे परीक्षा में सभी प्रश्न बन जाएंगे। इनको 2-3 बार आप जरूर वीडियो को देखें और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो आज